थैंक यू। ओके। विद्यार्थी आप लोग ठीक ही होंगे। पूरे बिहार के कोने कोने से विभिन्न जिलों से आशा लगाए हुए अभिषेक सर की यह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हर विद्यार्थियों को यह ललक है और जानने की यह इच्छा उसके पास होती है कि हम तैयारी कैसे करें। वह बहुत सारे विषयों की तैयारी करते करते कभी कभी वह सुस्त और मंद भी हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों में यदि कोई जुनून भरने की यदि बात हो तो उसका सही जानकारी देकर ही संभव है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसका विस्तार आज आप लोगों को अभिषेक सर बताएंगे। ये बोर्ड परीक्षा की रेगुलर रूप से पढ़ाते हुए सर को 21 साल हो गया, लेकिन आज आप लोगों के बीच ऑनलाइन के माध्यम से यह साझा कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके कुछ खास टिप्स हैं। वह 10th के विद्यार्थी हो या 10+2 के, उन विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी का सबसे मुख्य टिप्स इसमें यह है कि ये जो परीक्षा है आपका दो रूप में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो जो सब्जेक्टिव परीक्षा होती है वह लिखित परीक्षा के रूप में होती है, और लिखित परीक्षा में जो लिखावट है वो काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी लिखावट सही होगी तो निश्चित तौर पर आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। लेकिन सिर्फ सही लिखावट से नहीं, सही लिखावट के अनुरूप उसकी लिखावट होनी चाहिए, जिसे हम आपको पॉइंट वाइज लिख कर और स्पष्ट रूप से समझा देते हैं, ताकि हर विद्यार्थी स्पष्ट तौर पे जान सके और अपने मार्क्स को बढ़ा सके। क्योंकि विद्यार्थी का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, उच्चतम मार्क्स होता है, उसी के आधार पर विद्यार्थी का एक सोच भी बन जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे यदि कोई विद्यार्थी का मान लिया जाए कि उसका 90% मार्क्स है, तो विद्यार्थी वहीं से सोच लेता है कि हम डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, आईएएस बनेंगे। वही कोई विद्यार्थी का मार्क्स यदि मान लिया जाए कि कम से कम हो जाता है, तो विद्यार्थी का सोच हो जाता है कि हम बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में जाकर हम बड़ा टारगेट को नहीं पा सकते हैं, और उसका मनोबल गिर जाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों का उच्चतम मार्क्स आना, अधिकतम मार्क्स आना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों के साथ साथ हर गार्जियन की भी यही इच्छा होती है कि मेरा जो बच्चा है अधिकतम मार्क्स लाए। इसके लिए जो है आपको मैं कुछ पॉइंट वाइज बता रहा हूं।
देखिए विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहला है कि लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि लिखावट जो है, महात्मा गांधी का भी कहना था कि अधूरी, यदि लिखावट आपका सही नहीं है तो ये अधूरा ज्ञान या अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो यह बात सिर्फ उनके लिए कहा हुआ यह स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि आप लोगों को भी ये स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर इसका पालन करना होगा। ये लिखा गया, लिखावट सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। आपका लिखावट जितना सुंदर रहेगा, रिटेन एग्जाम में आपका जो नंबर है उतना मैक्सिमम आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि कभी कभी होता है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, बहुत तेज होते हैं, लेकिन उसके मार्क्स आपके ही गली मोहल्ले समाज में उसका नंबर कम आता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी नॉर्मल ही पढ़ने में होते हैं, लेकिन उसकी लिखावट सुंदर और स्पष्ट होती है, जिसके वजह से वह उसी का आंसर, हो सकता है उससे भी कम आंसर लिखे होंगे, लेकिन उसकी लिखावट सुंदर है और स्पष्ट है, इससे उसका मार्क्स मैक्सिमम आ जाता है। तो लोग यह कहते हैं कि यह पढ़ता भी नहीं था, इसका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। तो इसलिए जो है आपका लिखावट सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, यह सबसे फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट जो लिखा गया, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के बाद कम से कम 2 लाइन स्पेस होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ यह है कि देखिए, इसका कहने का स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे कोई प्रश्न आपका लिखा हुआ है, प्रश्न में जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है सहजीवी, सहजीवी क्या है, सहजीवी क्या है। तो ये वर्ड्स देखिए, एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसका आंसर हम लोग जैसे कि ये लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आंसर में हम लिखते हैं सह, सह वर्ड मीन्स होता है साथ, सह मीन्स होता है साथ, और जीवी माने जीव। सहजीवी क्या है, तो लिखते हैं हम लोग कि ये दो जीवों के बीच, दो जीवों के बीच का वैसा वैसा संबंध, संबंध, दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें 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 दोनों जीव परस्पर परस्पर लाभान्वित, लाभान्वित, दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, उसे उसे सहजीवी का संबंध कहा जाता है। सहजीवी, सहजीवी का संबंध, संबंध कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल में आपका हो गया, जैसे देखिए ये जो है इसका एग्जाम्पल में हो गया राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु एवं दलहन, दलहन पौधों के बीच का संबंध। तो देखिए ये क्या है, राइजोबियम जीवाणु और दलहन पौधों के बीच का संबंध, ये जो सहजीवी का संबंध है। सह मीन्स हुआ तो साथ, और जीवी माने जीव, दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें दोनों जीव परस्पर एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, और यहां कहने का अर्थ है वो किसी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे ये जो राइजोबियम जीवाणु जो है दलहन पौधों मतलब हुआ दाल का पौधा, जैसे मूंग है, मसूर है, उड़द है, चना है, ये सब जो दलहन पौधा है, तो दलहन पौधों की ये जड़ में ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम जीवाणु कार्य क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु जो है ना, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके ये नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, और वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर जो नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, इस प्रकार से वह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और ये दलहन पौधा जो है प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। यही कारण है जितने दलहन पौधों का प्रोडक्ट है या जितना भी दाल है,
वह मूंग हो, मसूर हो, चना हो, उड़द हो, जो भी है, ये सभी से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ये क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो इसमें ये सहजीवी का संबंध है कैसे? तो ये जितने भी जो दलहन पौधे हैं, उसके जड़ों की गांठ में ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु को ये दलहन पौधा भोजन और आश्रय प्रदान करता है। जबकि राइजोबियम जीवाणु क्या हेल्प करता है कि ये जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यहां पर जो है जिसके वजह से ये पौधों में डेवलपमेंट होती है, वृद्धि होती है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया से वह पौधा जो है स्वतंत्र अवस्था में जीवित रह पाता है और स्वतंत्र रूप से वह वृद्धि कर पाता है। तो इस तरह से राइजोबियम से फायदा है दलहन पौधों को और दलहन पौधा से फायदा है राइजोबियम को। तो जैसे मान लीजिए आप एक प्रश्न लिख दिए, ये 2 नंबर का था, तो ऐसा जब आप लिखेंगे साफ सुथरा स्पष्ट लिखेंगे और ये लिखने के बाद ये आपको जो है उसमें जो है 2 लाइनिंग जो लाइन कॉपी में होता है ना, ये कम से कम 2 लाइन खाली छोड़ेंगे, तभी यहां जो है आप आंसर संख्या ये जो 2 नंबर लिखेंगे तब लिखेंगे। ये जो खाली लिखेंगे, ऐसा हमने क्यों कहा है ये बात जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी के समय में जो भी कॉपी चेकर व्यक्ति हैं या तो कॉपी चेकर व्यक्ति का जो एज है ना, वो अप्रॉक्सली 40 प्लस होता है। और आजकल जान ही रहे हैं कि समय के बदलाव के अनुसार रोग बीमारियों किसी को छोड़ नहीं रहा है। 40-45 पहुंचते पहुंचते टखने में दर्द, आंख काम काज करना, तो हर व्यक्ति को 2 आंख की जगह 4 आंख मतलब चश्मा भी लटक जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी जो यूं छोटे छोटे लिखते हैं, अब इस तरह से लिखे एकदम इस तरह से पता नहीं जा सहजीवी का संबंध ऐसे लिख रहा है रगड़ कर, तो क्या है कि वो एग्जामिनर को पता नहीं चलता है, वो पूरे कॉपी के ये लिखावट को आप इसमें 3-4 क्वेश्चन लिखे, 1 लिख दिए, 2 लिखे, 3 लिखे, 4, ये 4-4 प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है, तो आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, ये थोक भाव में खुदरा रेट देंगे, ये पूरे पेज में एक टिक मार देंगे और एक टिक मार करके डायरेक्ट यहां दे देंगे 2 नंबर। सोचिए विद्यार्थी, यदि 2-2 नंबर का भी होगा तो 4 दूनी 8 नंबर की बात थी और 8 नंबर में 2 नंबर दिया, कैसे आपका मार्क्स बढ़ेगा? है संभव? तो इसीलिए कभी भी ऐसा गलती ना करें। मतलब एक प्रश्न का उत्तर जब पूरा लिख ले, उसके बाद मिनिमम कम से कम कितना लाइन छोड़ना है? कम से कम 2 लाइन और मैक्सिमम हो तो 3 लाइन, और चौथाई जरूर छोड़े। ये जो चौथाई का जो पार्ट है ना, इसको जरूर छोड़े, क्योंकि ये भी उसके लिए महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनर के लिए, क्योंकि वो जो है कॉपी जब चेक करते रहेगा तो आपका ये कॉपी में टिक मारने के बाद नंबर का जो साइडर में ही लिखता है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर बोर्ड परीक्षा में कुछ पैरवी का उपाय बताइए ना जो नंबर बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है विद्यार्थी। आप चैलेंज भी जो कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हम नंबर बढ़ा लेंगे, तो कैसे बढ़ा लेगा? सर हम चैलेंज कर देंगे, हम बोर्ड परीक्षा में वहां जो हम चैलेंज कर देंगे और मेरा नंबर बढ़ जाएगा। विद्यार्थी ये गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी यदि बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड में जो निकलता है चैलेंजिंग सिस्टम, आदमी यदि उसमें कोई विद्यार्थी चैलेंज का ऑप्शन से वहां फॉर्म भरता भी है, तो वो विद्यार्थियों को वहां पर रीचेकिंग होता ही नहीं है। विद्यार्थी गलतफहमी में रहते हैं, रीचेकिंग, ये रीचेकिंग नहीं है संभव विद्यार्थी। वहां पर होता क्या है जान लो, यदि नहीं जानते हो तब देखिए। आप लोग जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बहुत दूर गांव-गांव में विभिन्न जिलों में प्रखंड में रह रहे होंगे, और आपका ये अभिषेक सर पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास ही रहते हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं ताकि आप गलतफहमी में ना रहेंगे। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी, ये रीचेकिंग नहीं होता है, किसी भी विद्यार्थी का रीचेकिंग नहीं होता है, नो रीचेकिंग। होता क्या है? री नंबरिंग होता है विद्यार्थी, री नंबरिंग, री नंबरिंग। इसका कहने का अर्थ यह है कि आपने जो आंसर आप जो सही लिखा है, देखो ये आपने जो है आंसर ये सही लिखे हैं, हम मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है या 2 ही मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, मान लो कि एग्जामिनर इस पे 1 नंबर कर दिया किसी कारण, बस इस तरह से मान लो कि इस पे ये जो एग्जामिनर है इस पे जो है 1 मार्क्स बैठा दिया, इस तरह से 1 मार्क्स बैठा दिया, तो वो जो दोबारा इसे कॉपी चेक पलट पलट के करेगा ना, तो वो ये नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं,
यदि ये सही भी है, स्पष्ट भी है कि सहजीवी क्या है, तो दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें दोनों परस्पर लाभान्वित हो, इसे सहजीवी संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल भी अच्छा दिया हुआ है, कहीं काटने का चांस नहीं बन रहा है, राइटिंग भी ठीक है, साफ सुथरा स्पष्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह से जो है आपका, आप सोचिएगा कि सर हम तो सही लिखे थे और साफ साफ लिखे थे और स्पष्ट भी लिखे थे, एग्जाम्पल भी सही दिए थे, कहां हम गलती किए? किताब का एक को शब्द आप चेक कीजिएगा तो कहीं भी गलती नहीं है, फिर नंबर क्यों काट लिया? तो अरे विद्यार्थी, ये जो है री नंबरिंग होता है। आपका कॉपी में यदि ये सही भी है, एक नंबर यदि दे दिया है ना, एग्जामिनर दे दिया कि एक नंबर ही सही के अनुसार, तो वो फिर एक के नंबर होगा, उस पर 2 नंबर करने का अलाउ है, ये नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थी समझ लीजिए कि जो दोबारा कॉपी जो आप चैलेंज करते हैं ना, वो चैलेंज करने के कंडीशंस में ये जो है आपका जो बताए आप लोग को ना कि ये जो रीचेकिंग का आप आशा रखते हैं, तो ये रीचेकिंग नॉट पॉसिबल। रीचेकिंग किसी का भी कॉपी नहीं होता है। जब भी होता है विद्यार्थी तो क्या होता है? री नंबरिंग होता है। इसलिए विद्यार्थियों सही जानकारी रखें और किसी गलतफहमी में न रहें और मेहनत करके पढ़ें, और आपका ये मेहनत, सही राइटिंग, सही लिखावट आपको कामयाबी और आपका उच्चतम मार्क्स तक पहुंचा सकती है। और बिना मेहनत किए हुए कोई सोचे कि हम अपार सफलता पा लें, ऐसा संभव नहीं है। और बिना कुछ किए भी नहीं होगा, इसलिए कहा भी गया है बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आपको मेहनत करना है, तभी आपको नंबर अधिक से अधिक आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आएगा। और जो है इस तरह से आपको आगे चल के बताते हैं। देखिए आगे ए जो है समझ गए, ए समझ गए। और तीसरा है विद्यार्थी, देखिए ये जो है इसमें जो है बताया जा रहा तीसरा पॉइंट्स में, देखिए पहले उन्हीं प्रश्नों का हल करें, पहले उन्हीं प्रश्नों का हल करें जो आसानी से याद है, जो आसानी से जाने। ये बात तो सही है, जो प्रश्न का आंसर हमें आ ही नहीं रहा, हम उसके आशा में क्यों रहेंगे कि वो लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा आप कभी भी नहीं गलतफहमी में रहे। पहले जो प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से याद हो, पहले उसे लिखें। बाद में हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न आप बना रहे हैं और वो प्रश्न में आपको जो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो मेमोराइज कंडीशंस के आधार पर उसको आप लिख सकते हैं। जैसे सन 1997 में एक प्रश्न था मैट्रिक में कि बाटुलिज्म एफ्लाटॉक्सिन क्या है, और उसका अप्रोक्सली समझिए 90% विद्यार्थी जान ही नहीं रहा था। लेकिन ऐसा सुनने से लगता है कि टॉक्सिन, ये लगता है कि कोई एंजाइम है या कोई एंटीबायोटिक है ऐसा। तो उसमें ऐसा बहुत सारा विद्यार्थी लिख डाला था कि बाटुलिज्म एफ्लाटॉक्सिन एक विशेष प्रकार का प्रतिजैविक है जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, ऐसा लिख दिया। तो देखिए हो सकता है कि 100% सही नहीं हो, लेकिन उसमें जब लिखावट आप कुछ डाले हैं तो एग्जामिनर तो उसको खाली छोड़ेगा नहीं, बनाएगा। इसलिए पहले उन प्रश्नों को हल करें जो एग्जैक्ट आता है, नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। और आगे चलकर बोलते हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करें, तब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बनाएं, और सिस्टमेटिक क्रम में। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न को कुछ 40, 60, 70, 80 वर्ड्स में जैसे इंडिकेट दिए हो उसके अनुसार बनाएं, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को उसके अनुरूप थोड़ा बड़ा करके बनाएं। ये नहीं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो छोटा कर दें और लघु उत्तरीय को ही बड़ा कर दें, ऐसा करने से आपका उल्टा मार्क्स नहीं दे देगा। ये नहीं सोचिएगा कि एग्जामिनर हम लघु उत्तरीय को बड़ा लिख दिए हैं तो एग्जामिनर हो सके उसी में दूसरी जगह 4 नंबर दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। और इस तरह से बनाना है। सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से लिखें। स्पष्ट कहने का अर्थ यह है कि सभी को जो है साफ सुथरा स्पष्ट जो है, आपको पहले पॉइंट्स में ही इसका स्पष्टीकरण हो गया है। तो सभी प्रश्नों को बनाएं, प्रश्न को छोड़कर नहीं आए। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि 60 मार्क्स तक लिख दिया अब चलो अब छोड़ो ना, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। इसलिए ऐसा गलतफहमी में ना रहे। प्रश्न जब जाए एग्जामिनेशन में तो 100% बनाने की कोशिश करें। और जहां तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए विद्यार्थी आप लोग मैक्सिमम मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अधिक मेहनत कर रहे होंगे। उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे सुनिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए जो है हम लोग बनाएंगे जितना भी सिस्टमेटिक क्रम में, जैसे उसका सभी ऑप्शन एक का ए, 2 का बी, या मान ले 3 का डी, 4 का सी, ऐसा जो है 5 का ए, या ऐसा जो है कुछ दिया हो रहता है, तो उसको सही रूप से बनाएं। कभी कभी अभी ऐसा देखा गया कोरोना काल में कि ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक हुआ विद्यार्थी का, और ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक होने के बाद यदि सब ऑब्जेक्टिव में आपका आ गया 40 मार्क्स, 40%,
तो 40 दूना 80, सब्जेक्टिव कॉपी चेक भी नहीं हुआ है कोरोना काल में, सीधे जो है 40 दूनी 80% कर दिया, विद्यार्थी का 80% मार्क्स हो गया। कभी आप देख रहे होंगे कोरोना काल में कि परीक्षा हुई और 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट विद्यार्थी का आ भी गया, जबकि कोरोना काल में सब जगह बंद है। इसलिए विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव पर 100% सही पूर्वक ध्यान दें और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को सही समझकर याद रखें और सही रूप से बनाएं। और ये जान लीजिए, विद्या ऐसे किसी को प्राप्त होता नहीं है, विद्या मेहनत और लगन से प्राप्त होगा। जैसे कोई पंखा है तो ऐसी हवा नहीं देता है, वो आपको पंखा हाथ से झलिएगा चाहे इलेक्ट्रिक से चलाइएगा तभी वो आपको हवा देगी। इसके लिए एक कहावत भी है, विद्या धन उद्यम बिना कहूं जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखों की पौन। जिस प्रकार से बिना पंखे को डुलाए हवा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार से बिना कलम डुलाए बिना मेहनत किए हुए आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं, अरे पिताजी आ रहे हैं जल्दी जल्दी कॉपी पलट देगा, मम्मी आ रहे हैं किताब पलट देगा। ऐसा नहीं करना है, एकदम पूरे सच्ची आत्मा से मेहनत करना है। मेहनत लगन जो है करते हुए अपना सच्ची आत्मा सच्चे लगन से परिश्रम कीजिए और बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स लाइए। अभिषेक सर आप लोग के साथ हैं। आज आप लोग को अभिषेक सर बायोलॉजी का कुछ प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शेष आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक और भी बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा का हम कम समय में किस प्रकार से हम जो है अधिकतम मार्क्स ला सकते हैं। पहले ये बायोलॉजी का कुछ प्रश्नों को सुनिए, अभी ये वीडियो के अंत में भी आप लोग को एक टिप्स देंगे, इसलिए वीडियो में आप निरंतर लगे रहें। और देखिए विद्यार्थी, इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे अभी आपको सुना रहे थे, कैसे कुछ प्रश्नों को जब हम हल करके सुनाएंगे तब ना आप समझेंगे कि इसका आखिर हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे। अभी इसके बारे में हुआ ही था सहजीवी। तो देखिए सहजीवी में ये क्या है, सहजीवी में देखिए इसका फिगर को पहले हम लोग बड़ा कर लेते हैं। फिगर बड़ा होगा, देखिए देखिए विद्यार्थी, ये स्पष्ट अब दिख रहा होगा। ये इसको जो आपको हम नमूना सुना रहे थे, ये जो है देखिए ये हम मौखिक ही सुना रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी आरेख बना हुआ है, इससे आप 100% समझेंगे और स्पष्ट रूप से समझेंगे। यही है सहजीवी, सहजीवी। तो ये सह का वर्ड मीन्स होता है विद्यार्थी साथ, और साथ का अर्थ हो गया कि कोई अकेले नहीं दुकेले, दुगो होगा, माने एक साथ दुगो होगा। तो सह मीन्स साथ हुआ और जीवी माने जीव, मतलब ये जीव मीन्स प्राणी हुआ, माने दो प्राणी एक साथ। तो इसमें कौन कौन प्राणी, सहजीवी क्या है, ये सहजीवी क्या है विद्यार्थी। तो देखिए ये सहजीवी वर्ड्स को देखिए, ये कोलाइव, कोलाइव जो वर्ड दिया गया, ये कोलाइव होता है सहजीवी, सहजीवी। तो इसमें इसका आरेख को थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए सहजीवी, दो जीवों के बीच का वो ऐसा संबंध जिनमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं एक दूसरे से, इसे सहजीवी कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है भैंस है, ये जो है आरेख यहाँ पे दिखाया गया है, ये भैंस का है, ये भैंस है। और भैंस की जो त्वचा है एक काले रंग की होती है। भारत में इसकी कुल 7 प्रजाति होती है, और कोई भी भैंस हो वो जो है मुख्य रूप से जो है इसका लगभग जो है प्रजाति काले रंग का ही होता है। कुछ भैंस भूरे और कुछ उजले रंग के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मतलब 80% 85% जो है भैंस काले रंग की होती है। तो भैंस की त्वचा काले रंग की होती है, जिसके पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में किलनी, जू, चमोकन ऐसे जो है किलनी पाए जाते हैं। और ये जो ये ग्रेट पक्षी है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे विद्यार्थी बगुला बोलते हैं। तो ये कहने का अर्थ है ना कि ये भैंस की त्वचा काले रंग की होती है, जिस पर कष्टकारी कीट होते हैं। और ये जो एग्रेट पक्षी है, वो एग्रेट पक्षी जो ये बगुला है, एग्रेट पक्षी है, एग्रेट, ये जो एग्रेट पक्षी है, ये भैंस के शरीर पर जो किलनी, जू, चमोकन जो भी है उसको वह बीन बीन कर चुन चुन कर खाता है, जिसके वजह से भैंस को कष्टकारी कीट से आराम मिलता है। पहले तो इसको फायदा यह हुआ कि कष्टकारी कीट से इसको आराम मिला भैंस को, लेकिन एग्रेट पक्षी को क्या फायदा है, तो एग्रेट पक्षी को फायदा यह है कि वो किलनी, जू, चमोकन जो खाया तो उसे भोजन मिल गया, उसका पोषण हो गया। और दूसरा फायदा यह है कि मुफ्त में उसके पीठ पर बैठकर
मूव भी कर रहा है, घूम भी रहा है। तो इस तरह से उसको दो दो फायदा। यदि आपको कोई प्रतिदिन अच्छा भोजन दे दे और गाड़ी दे दे, तो इससे अच्छा भोजन और सवारी मिल जाता हो क्या चाहिए। लाइफ में तो यही मौज है, खाओ पियो एक मौज करो। तो इसी तरह से इसको दोनों चीज मिल रहा है, ग्रेट पक्षी को दोनों मिल गया, भोजन भी मिल गया और उसके पीठ पे सवारी भी कर रहा है। और इसको कष्टकारी कीट से आराम मिला। ये तो सोचता है कि जितना देर मेरे पीठ पे बैठे और पूरे किलनी जू चमोकन को बीन कर खा जाए। इस तरह से यह सहजीवी का संबंध है। तो दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, इसे सहजीवी का संबंध कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के हम और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न है परजीवी। परजीवी क्या होता है। पर मीन्स दूसरे पर। देखिए ये जो लिखा गया विद्यार्थी, परजीवी, पर जीवी, जीवी, तो पर मीन्स किसी दूसरे पर। जैसे देखिए ये हाथ है विद्यार्थी, तो ये हाथ पर, ये कलम है पर। देखिए ये हाथ पर कलम है, कलम जो है ना, कलम किस पर है, हाथ पर। और ये यदि हाथ को सिर्फ ऐसे कर ले जाता, पर नहीं कर सकते, हाथ में हो गया। तो पर यदि ये हाथ हटेगा तो कलम कहां जाएगा मालूम है ना, गिर जाएगा। तो ये परजीवी, पर ये हाथ पर है, हाथ हटेगा बस इसका अनबैलेंसिंग हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो परजीवी, पर मीन्स हुआ किसी दूसरे पर, जीवी माने जीव। दो जीवों के बीच का वैसा संबंध, दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें जो एक जीव है वह दूसरे जीव पर निरंतर निर्भर रहता है। दूसरे जीव पर निरंतर निर्भर, वैसा जीव जो अपने भोजन या पोषण की क्रिया के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसे परजीवी कहा जाता है। इसे परजीवी कहा जाता है। इसमें परजीवी का जो संबंध है, परजीवी का जो कंडीशंस है, परजीवी या परजीविता, परजीवी में होता है दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें एक जीव को तो परस्पर लाभ ही लाभ होगा और दूसरे जीव को निरंतर हानि ही हानि होगी। तो कहने का अर्थ है ये परजीवी का संबंध में आप एक उदाहरण ये भी दे सकते हैं इसमें कि परजीवी का संबंध क्या है या परजीविता क्या है। तो मनुष्य और मच्छर के बीच का संबंध। ये देखिए, ये जो मनुष्य है, मनुष्य नहीं चाहता है कि मच्छर मेरे पास आए, लेकिन मच्छर ऑलवेज खोज में रहता है मानव का कि कहां मिले। उसके लिए वह तरह तरह का रिंगटोन भी लगाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये मच्छर जो है ये मनुष्य को खोजता है और ये मनुष्य पर निर्भर है मच्छर, लेकिन मनुष्य मच्छर पर निर्भर नहीं है। तो दो जीवों के बीच का वैसा संबंध, तो इसमें मनुष्य को जो है हानि हानि हुआ, इसका खून भी ले गया और इसके शरीर में रोग के रोगाणु को भी छोड़ दिया। तो इस तरह से एक जीव को इसमें निरंतर लाभ ही लाभ होती है, दूसरे जीव को निरंतर हानि ही हानि होती है। परजीवी और दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिनमें एक जीव दूसरे पर डिपेंड रहना चाहता है। तो इस तरह से परजीवी या परजीविता का संबंध को भी स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी, इसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण देखिए आज बता रहे हैं। ये जो बताया गया ना, ऑटो माने ऑटोमेटिक होता है, ट्रॉपिक स्वपोषी। ये स्वपोषी क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी में जो है बताया जाता है ना, स्वयं वैसा जीव जो अपना भोजन, वृद्धि, गुणन, प्रजनन, उद्दीपन, उत्सर्जन जैसी समस्त क्रिया खुद ही करता है, वैसे जीव। तो ये पौधा जो है स्वपोषी का एग्जाम्पल है। कैसे स्वपोषी का एग्जाम्पल है, जैसे देखिए विद्यार्थी, ये जो है ये पौधा है, तो पौधे के कुल 7 भाग होते हैं। 7 भाग में कौन कौन होता है, ये जड़ होता है, ये धड़ है, ये तना है, ये टहनी है, ये पत्ती है, ये फूल है और ये फल है। पौधे के कुल 7 भाग। तो पौधा जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है, देखिए पौधा जो है ना पौधा जो है जड़ से ग्रहण करता है क्या, देखिए पौधा जो है ये जड़ से ग्रहण करता है, जल।
H2O, और वायुमंडल से ग्रहण करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये पत्तियों में है विद्यार्थी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो यहां कहने का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसाइंथेसिस क्या है? तो पौधे जो है जड़ से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के उपरांत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। यही प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा अपने भोजन के लिए किसी हाट बाजार, गांव, नगर, शहर, कस्बे कहीं नहीं जाते, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस तरह से पौधा जो है स्वपोषी का कार्य करता है, और पौधे स्वपोषी हैं। नेक्स्ट है मृत जीवी। मृत माने मरा हुआ, और जीवी, मृत मीन्स हुआ मरा हुआ, और जीवी वैसे जीव जो मरे हुए जीवों को अपने भोजन या आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। जो मरे हुए जीवों को भोजन या आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे आप चील, गिद्ध, ये सब जो है बहुत सारा ऐसा जो है, यहां कहने का अर्थ है फंगी जो वर्ड्स है, जो ये फंगी लिखा गया, ये जो है मृत मरे हुए जीवों पर ही पैदा होते हैं। जैसे कोई पौधा हो, कोई जीव जंतु हो, कोई प्राणी हो, वो मृत जीवी ये है। वो ऐसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला क्या है? कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, कि समस्त प्रक्रिया को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप जान गए हैं कि स्वपोषी में होता है घास, और घास को खाया कोई गाय, और ये गाय को खा गया शेर। तो इस तरह से ये घास जो है आपका हो गया उत्पादक, उत्पादक, और ये हो गया उपभोक्ता, उपभोक्ता, और भोक्ता फर्स्ट हुआ, और ये हो गया उपभोक्ता, उपभोक्ता सेकेंड। और इसको आप सर्वोपरि भी कह सकते हैं विद्यार्थी, सर्वोपरि। तो एक साथ, तो ये जो है आहार श्रृंखला आपका हो गया, आहार, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या है? फूड चेन क्या है? कौन किसको खाता है, कि समस्त प्रक्रिया को आहार श्रृंखला कहते हैं। घास हो गया उत्पादक, घास को खाया गाय, गाय को खाया शेर। इस तरह से ये फूड चेन हुआ। यहां भी दिखाया गया, ये घास है, घास को खाया कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े को खाया कोई पक्षी, पक्षी को खा गया सांप, और सांप को खा गया बाज। तो इस तरह से कहने का अर्थ है ना, ये आहार श्रृंखला है। ये पहला एक आहार श्रृंखला हो गया। इसी प्रकार से जब आहार श्रृंखला समझ गए तो आहार जाल भी समझ गए होंगे, फूड वेब भी समझ गए होंगे। फूड वेब क्या है? देखिए, फूड वेब का आरेख आगे है, देखिए इसमें है, इसको बोलते हैं आहार जाल। आहार जाल ये क्या है? देखिए, आहार जाल में होता है एक साथ जब कई आहार श्रृंखलाएं चलती है, तो इसको आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। जैसे इसमें कहने का अर्थ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक साथ, एक साथ जब कई आहार श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं एक साथ जब कई आहार श्रृंखलाएं चलती है, चलती है, तो इसे, इसे आहार जाल, आहार जाल, आहार जाल या खाद्य जाल, खाद्य जाल कहा जाता है, कहा जाता है। और एग्जाम्पल में विद्यार्थी आपका यही हो गया, देखिए ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल में आपका ही हुआ। देखिए ये घास है, ये घास को खाया हिरन, और हिरन को खा गया शेर। और इस तरह से नेक्स्ट है, ये घास है, घास को खाया कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े को मेढक, और मेढक को सांप, और सांप को खा गया बाज। फिर इसी तरह से ये घास है, घास को यहाँ पे कोई छोटे कीड़े मकोड़े, उससे फिर यूं मछली, और मछली को यूं बगुला। तो इस तरह से कहने का अर्थ है एक साथ इसमें कई सारा चल रहा है, इधर से भी चल रहा है,
इधर मतलब कहने का अर्थ है एक साथ जो कई आहार श्रृंखलाएं चल रही है, यह आहार जाल या खाद्य जाल है। तो इस तरह से आप ये निश्चित तौर पर जो है समझ चुके होंगे। तो यहां जो है कम टू बैक हम लोग आते हैं, तो इसमें जो है आप लोग को विद्यार्थी जो है सर बताए कि परीक्षा में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए, इसलिए समझ चुके होंगे। आपका लिखावट स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। इस तरह से जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों में ध्यान रखेंगे और सभी प्रश्नों का हल उसके निर्देशानुसार करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम याद करें और सही बनाएं। इस तरह से आपका जो मार्क्स है निश्चित तौर पर अधिकतम आएगा। और विद्यार्थी आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, दूसरे को भी बताएं। आपके लिए अभिषेक सर जल्द ही निःशुल्क फ्री क्रैश कोर्स ला रहे हैं, मैट्रिक +10 +2 दोनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, और हिंदी आपका सहयोग के रूप में रहेगा। इस तरह से आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।